नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत के हर की पौड़ी हरिद्वार में श्री गंगा सभा द्वारा आयोजित गंगा महापूजन कार्यक्रम में भाग लिया। महापूजन का आयोजन महाकुंभ मेले के सफल आयोजन के उद्देश्य से किया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत ने कहा कि दिव्य और भव्य महाकुंभ के साथ ही सुरक्षित महाकुंभ का आयोजन करने के लिए सरकार संतलिप्त है और हरिद्वार के तीनों सांस्कृतिक महाविद्यालय से आए हुए 51 आचार्यों की महापूजन के दौरान चारों ओर से मंत्रोच्चारण और शंखनाद किया। विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि, मुख्य सचिव ओम प्रकाश, मेलाधिकारी दीपक रावत, आईजी कुंभ संजय गुजियाल और डीएम हरिद्वार जो कि सी रविशंकर, एसएसपी जन्मेजय खंडूरी समेत पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत के कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय में पर्यावरणविद एवं पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री से पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के संबंध में चर्चा की। तो भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के पहली बार उत्तरकाशी गंगा घाटी पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने तांबा खानी सुरंग के बाहर से उनका स्वागत किया, जिसमें महिलाओं ने सड़क पर रनसो तांदी लगाकर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। उसके बाद काशी विश्वनाथ करके हनुमान चौक के एक जनसभा को यहां पर संबोधित किया गया। लेकिन सभा हो या फिर जुलूस, प्रदर्शन में किसी ने ना तो कोई मास्क पहना हुआ था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। वहीं संबोधन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष कौशिक ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के विकास कार्यों की बदौलत 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 60 से भी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। तौर पर मैं उत्तरकाशी में दौरे पर हूँ। इसमें मैं तीनों अपनी विधानसभा में गया हूँ। प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मेरा बैठना हुआ है। अभी भी एक कार्यकर्ताओं के साथ बैठूंगा और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक बड़ा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है। हम बूथ तक का संगठन हमारा तैयार है, काडर हमारे पास है और इस कार्यकर्ता का उत्साह और मजबूत संगठन, इस आधार पर 2022 में हम बड़ी विजय प्राप्त करें 2017 से, ऐसा मुझे विश्वास है और कार्यकर्ता इसी पर काम कर रहा है। उत्तराखंड में श्रीनगर के पास वनाग्नि की घटना की खबर सुनते ही कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत स्थिति का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। इस मुश्किल की घड़ी में उन्होंने खुद जंगलों के बीच जाकर मोर्चा संभाला और अपने स्टाफ के साथ आग बुझाने वहां पर लग गए। हालांकि बाद में हेलीकॉप्टर द्वारा जलवर्षा कर आग पर काबू पाया गया। लेकिन इसी तरह अगर भावना को लेकर लोग मिलजुल कर काम करते हुए नजर आए, अपने गाँव और अपने जंगलों को आग से बचाने में सहयोग करें तो निश्चित तौर पर आग पर काबू पाया जा सकता है। आज लेस्टोन से कोटद्वार जाते हुए जब हम यहाँ ये लेस्टोन वन प्रभाग के इस क्षेत्र में से गुजर रहे थे, हमने देखा कि इस जंगल में आग लगी है। तो मैं अपने गनर, अपने ड्राइवर, अपने सभी कर्मचारियों के साथ आग बुझाने के लिए हम नीचे गए और काफ़ी 1 घंटे मशक्क़त के बाद, 1 घंटा मेहनत करने के बाद हम इस पूरे क्षेत्र, इस पूरे जंगल में, आप देख रहे हैं कि पूरे जंगल में ये आग लगी थी और अब आप देख रहे हैं कि सारी आग हम इस पे बुझाने में कामयाब हुए हैं। और मैं सभी लोगों से एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप कहीं सड़क से गुजर रहे हों, पैदल मार्ग से गुजर रहे हों, गांव के पास हों और आपके गांव के पास, आपके सड़क के पास, आपके मोहल्ले के पास, आपके स्कूल के पास कहीं भी आग लगी हो, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि वन विभाग को तो सूचित करें ही करें, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी अधिकारियों का आने का इंतजार न करें। स्वयं सावधानी के साथ, तरीके के साथ आग बुझाने का काम करें। लेकिन आग बुझाते हुए इस बात का भी ध्यान रखें कि आग से आपको कोई खतरा ना हो, क्योंकि आप अच्छा काम करने के लिए गए और आपको कोई नुकसान होगा
तो वो भी हमारे लिए पीड़ाजनक होगा। तो सुरक्षित तरीके से आग जरूर बुझाने का काम करें, और ये पूरे प्रदेश के भाइयों बहनों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार जिले के भ्रमण पर पहुंचे, पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने जिला योजना की समीक्षा की और बैठक यहां पर की और आवश्यक निर्देश भी जारी किए। साथ ही नोमाई खेत में चल रही मानसिक दिव्यांग शिविर का शुभारंभ भी किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक है, तो इसके बचाव के लिए हमें भारत सरकार की ओर से जारी की गई SOPs का पालन करना ज्यादा आवश्यक है। कबड्डी लाग रही न के न भाई क्यों नहीं आया कैंप लाग रहा जब बड़ी जो कैंप लगी भाई जो कैंप में उन्हें भाई लंबर बने नहीं भाई आ लंबर पड़ गो जब अब बल्ले भाई जीव कमजोर हूँ क्यों नहीं शरीर कमजोर हूँ खान बेल के न खागन सब चीज़ कमजोर हुई हो। आज पहले ही जिला योजना की बैठक है और इस समस्त विभागों की समीक्षा हमने की है। तो हमारे सभी विभागों में जो कार्य की स्वरूप है वो अधिकांश पैसा सब विभागों ने खर्च किया है। एक आध विभागों की परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक नहीं है, उनके लिए हमने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि समय से पहले योजनाएं हमारी पूरी हों और योजनाओं के सापेक्ष भुगतान भी हो। ऐसा हमने जिलाधिकारी महोदय को निर्देशित किया है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी सारी योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। चूँकि प्रमाण पत्र बने और निश्चित ही प्रमाण पत्र बनने के पश्चात ही उनको विकलांगता का उनको जो पेंशन का जो लाभ उनको मिलता तभी मिल पाएगा। मैं इसके लिए हमारे स्थानीय दोनों विधायक और यहाँ के DM मैं इन तीनों को मैं शुभकामना दूंगा कि इनके तीनों के अथक प्रयास से ऐसा आयोजन हुआ। और जो लोग अपने प्रमाण पत्र को बनाने के लिए भटकते थे, कई बार अस्पताल में जाते थे लेकिन वहाँ विषय से संबंधित डॉक्टर्स ना होने की वजह से उनका प्रमाण पत्र नहीं बन पाता था। तो एक ही छत के नीचे सारी शर्तों को पूरा करना और गरीबों को उसका प्रमाण पत्र देना, ये अपने आप ऐतिहासिक। तो पूरे देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना के लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं। अगर लोगों की बात करें तो वे बिना मास्क के बाजारों में घूमते फिरते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार की ओर से जारी किए गए SOPs की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रदेश की राजधानी देहरादून के पलटन, घंटाघर और उसके साथ ही अन्य जगहों पर भी लोग बिना मास्क के नजर आए। पूरे यहां पर मामले जो है वो ग्राउंड जीरो पर भी सामने आ रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर इस वक्त जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता यहां पर विशाखा चौधरी भी पहुंची हुई थी। किस तरह से पूरा जायजा लिया गया है वो देख लीजिए। समूचे देश के साथ साथ इस समय उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है और पिछले पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए उत्तराखंड में जो कोरोना संक्रमण लोगों की संख्या है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और जमीनी हकीकत जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं, राजधानी देहरादून के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में। तो आइए जानते हैं कि बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर जब हम देखते हैं तो किस तरीके से लोग कोविड-19 के लिए सावधानियों का प्रयोग सही तरीके से कर रहे हैं और किस तरीके से प्रिकॉशंस ले रहे हैं। भैया आपने मास्क नहीं पहना, क्या कोविड-19 का डर नहीं है आपको? मैम वो तो आपकी बात ठीक है लेकिन हर कोई नहीं पहन रहा है मास्क। हर कोई क्यों नहीं पहन रहा है? मैं भी तो कह रही हूँ डर खत्म हो गया कोरोना का। आप ये नहीं देख रहे कि 1 लाख से रोज केस आ रहे हैं, आपको डर नहीं है कोरोना का? डर खत्म हो गया मैम। तो मास्क कहाँ है फिर? डर खत्म हो गया। आप ये बताइए कि पुलिस का जो 200 रुपए का चालान आप देंगे 10 रुपए के मास्क के लिए, क्या 10 रुपए का मास्क 200 रुपए के बराबर होगा? नहीं, जेब में रखा है मास्क, ऐसी कोई जेब में किसने रखा है? उसको पहनो। आप मेरी बात सुनिए आप, ठीक है? कोरोना कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो डर नहीं है आपको कोरोना का? खत्म हो गया कोरोना? खत्म हो गया। अच्छा, बिल्कुल खत्म हो गया, कोई डर नहीं होगा तो आपको ठीक है? हाँ जी, खत्म हो चुका है। देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कोरोना का कहीं भी कोई डर नहीं है, खत्म हो चुका है। और मास्क जिन्होंने नहीं पहना है उनका कहना है कि कोई डर उनके अंदर फिलहाल नहीं है। तो समझिए कि ग्राउंड जीरो पर आकर लोग कितना पालन कोरोना की सावधानियों का कर पा रहे हैं। मास्क आपका ये रहा। ये ऐसे रहेगा, ऐसे रखता है मास्क को? गलती हो गई। कोरोना हो गया तो डर नहीं लगता कोरोना से? लगता है। लगा के रखिए मास्क। भैया वेयर इज योर मास्क? पहना है ना? अभी कैमरा देख के आप मास्क पहन। नहीं, मैं कुछ खा रहा था, मैं तब उतार रहा था। अच्छा ठीक।
वेयर इज मास्क? मास्क क्या है आपका भैया? मास्क है मेरे पास। कहाँ है मास्क? जेब में रखा हुआ है। जेब में रख के काम चल जाएगा मास्क? नहीं, कुछ मैं सफाई कर रहा था ना। तो डर नहीं है आपको कोरोना डर के? है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो मास्क कहाँ रखा मेरा? मास्क लगाइए। मास्क लगा रहे हैं मैडम। देख के कैमरा देख के आप मास्क लगा रहे हैं। इससे पहले अभी आए हैं मैडम। तो कोरोना का डर नहीं है आपको? बहुत डर है कोरोना का। तो फिर बिना मास्क के आप बैठे हैं इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में? मास्क पहनिए। ओके, थैंक यू। भैया मास्क कहाँ है आपका? मास्क कैमरे को देख के मास्क पहना आपने। कोरोना का डर नहीं है आपको? खत्म हो गया कोरोना, आप भी कैमरे को देख के मास्क पहन रहे हैं। आपको नहीं पता कि किस तरीके से राज्य में लगातार कोरोना संक्रमण फैल रहा है और इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मौजूद हैं आप? क्या नहीं है डर? बताइए। थोड़ा भी 10 रुपए के मास्क के लिए आप 200 रुपए का चालान करवाएंगे? भैया मास्क, कैमरे को देख के आप मास्क लगा रहे हैं, कोरोना का डर नहीं है आपको? मैम डर क्या हुआ, हम खुद ही वैसे इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप खड़े हैं, जब आप दुकानदारों के मास्क नहीं लगा रहे तो ग्राहक कैसे मास्क लगाएगा? मैम बहुत कोरोना फैल तो रखा हो, क्या कर सबके लिए। तो ये मास्क क्यों नहीं पहना था अभी आपने? हमें देख के, कैमरे को देख के आपने मास्क पहना, ऐसा क्यों? कोरोना का डर नहीं है आपको? देखिए किस तरीके से जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी धज्जियां लोग उड़ा रहे हैं। कहीं भी 2 गज की दूरी का पालन हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, उसका पालन आप देखिए कि किस तरीके से लोग कर रहे हैं। खुलेआम धड़ल्ले से कोरोना की जो प्रिकॉशंस है उनका खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कहीं भी कोई डर हमें इस समय लोगों में नहीं देखने को मिल रहा है कोरोना का। हम मौजूद हैं फिलहाल सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में और मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगी कि वो दिखाएं किस तरीके से कोविड-19 की प्रिकॉशंस लोगों के द्वारा ली जा रही है। एक्सक्यूज मी, मास्क कहाँ है आपका भैया? देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो लगातार बच रहे हैं और कहना है कि कोरोना का डर उनमें कहीं भी फिलहाल नहीं है। जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए भी लोग जरा भी कोरोना का ध्यान जिस तरीके से नहीं रख रहे हैं, उसको लेकर आज हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो से आपको बताने के लिए, कहने के लिए उत्तराखंड में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और पुलिस का कहना है कि लगातार वो मार्केट हो, भीड़ भाड़ वाले इलाके हो, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत देखिए आप, मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगी कि वो चाहे कि वो दिखाएं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कहीं भी किसी भी तरीके की 2 गज दूरी का पालन लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। भैया मास्क कहाँ है आपका? शॉप पे रखा हुआ है। शॉप पे रखा हुआ है, मास्क नहीं पहनना आपको? जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है आपको डर नहीं लगता कोरोना से? हाँ, खुलेआम आप इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में घूम रहे हैं, बाकी लोगों को भी ये संकेत जा रहा है कि मास्क कोई डर नहीं है। घूम रहे हैं मैडम, मैं अकेला हम सबसे पूछ रहे हैं, आप बताइए आपने क्यों नहीं पहना? आप कारण बताइए। भूल गया था मैं। भूल गए? ठीक। देश में इस समय कोरोना ने तबाही मचाई हुई है। केंद्र ने भी अगले 4 हफ्तों के लिए कहा है कि बेहद ही नाजुक अगले 4 हफ्ते रहने वाले हैं। बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। कुंभ को लेकर जिस तरीके से राज्य में लोग लगातार आ रहे हैं उसको देखते हुए स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। ऐसे में जब हमने बात की उत्तराखंड प्रशासन से, उत्तराखंड पुलिस से, तो उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से मास्क और 2 गज की दूरी का पालन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में किया जा रहा है। लेकिन जब जमीनी हकीकत जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर पहुंचे तो हमने पाया कि कहीं पर भी जो लोग हैं वो मास्क या फिर 2 गज की दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। उसको लेकर जब लोगों से पूछा गया उसका कारण, तो लोगों के माध्यम से ये पता चला कि कहीं भी जो डर है लोगों के अंदर, उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम फिलहाल हो गई है और लोग उतने सतर्क नहीं हैं जिस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। ये
सब चीजें हमने आपको दिखाई। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने जाना कि जमीनी हकीकत के तौर पर लोग किस तरीके से संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को लेकर अभी भी गंभीर नहीं है और पूरी तरीके से किसी भी तरीके की सावधानी का प्रयोग 100% मार्केट में या कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं किया जा रहा है। तो एक तरफ पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं इस दौरान कुंभ का सफल आयोजन भी प्रदेश सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में बाहर से आने वाले लोगों की बॉर्डर पर जांच की जा रही है। ऐसे में पुलिस की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कोविड की रोकथाम के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, इस पूरे मामले पर एसपी सरिता डोभाल से बातचीत की है संवाददाता विशाखा चौधरी ने। क्या कुछ बातचीत हुई है, चलिए वो भी देख लीजिए। समूचे देश में इस समय कोरोना ने जो तबाही है वो मचा रखी है और पिछले सारे पुराने जो रिकॉर्ड थे वो ध्वस्त हो चुके हैं। 1 लाख से अधिक मामले लगातार देश में सामने आ रहे हैं और उत्तराखंड में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है क्योंकि उत्तराखंड में महाकुंभ जैसे पर्व का आयोजन फिलहाल चल रहा है और समूचे देश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उसको देखते हुए उत्तराखंड पुलिस के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और किस तरीके से जो पुलिस महकमा है उसको मैनेज कर रहा है, इसी को लेकर हम मौजूद हैं देहरादून कि पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल जी के पास। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उनकी जिम्मेदारियां इस समय बढ़ी हुई हैं और किस तरीके से जो पुलिस महकमा है वो इस समय अलर्ट है। मैम, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है आपसे कि जिस तरीके से आप देखें कि लगातार जो लोग हैं वो देहरादून में हो या फिर हरिद्वार में हो, आने वाले लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं है पूरे, अगर हम स्टेट की बात करें तो उसको लेकर आप क्या मतलब टेस्टिंग वगैरह या जो ऑफिसर्स हैं वो किस तरीके से, जो बाकी जो लोग हैं वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? देखिए, जो बात देहरादून में एंट्री को लेकर के है तो बॉर्डर्स पे हमारी जो चेक पोस्ट हैं वो बनी हुई हैं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं तो उनका अनुपालन करवाया जा रहा है। जी बिल्कुल। मैम, एक बात हमने जिस तरीके से आपने कहा कि बॉर्डर्स पर चेकिंग की जा रही है, वो अभी हमने देखा कि जो गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग रैंडमली हो रही है, लेकिन जो बस हैं उत्तराखंड रोडवेज की या जो बाहरी बस है, जबकि उनमें जो यात्री हैं उनकी संख्या में कोई कमी नहीं है। बहुत ही आप समझिए कि भीड़ भाड़ वाली जो बसें हैं वो एंटर कर रही है। हमने देखा आशा रोड चेक पोस्ट पर भी कि बसों में कोई भी किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं है चेकिंग की, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए कंपलसरी है कि वो जो RT-PCR टेस्ट अपना दिखाएंगे, नहीं तो वहाँ पर हमारी जो टीम्स जो स्वास्थ्य विभाग की लगी हुई हैं उनके द्वारा जो है सैंपलिंग की जा रही है वहाँ पर। पूरे अगर देहरादून की बात करें तो जिस तरीके से जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर किस तरीके से प्रिकॉशंस के लिए अलर्ट मोड पर हैं जो अधिकारी हैं या फिर जो बाकी जो सिपाही हैं वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? देखिए, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर भी जैसे मैंने पहले बताया कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर के लगातार चेकिंग चल रही है। मास्क और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको लेकर के चालान भी किए जा रहे हैं और लोगों को अवेयर करने के लिए अनाउंसमेंट्स भी किए जा रहे हैं। चालान को लेकर मैम लगभग कितने चालान हो रहे हैं मास्क के लिए या फिर जो चौराहे हैं उन पर कोई ऐसी व्यवस्था है चालान की कि ताकि और जागरूक हो सके लोग? देखिए, जागरूकता के लिए तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बाकी जो हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं थाना लेवल पर ये लोग अपने अपने एरिया में जा कर के और बाकी जो बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो चल रही है। आपकी जिम्मेदारियों में इस समय कितनी बढ़ोतरी हुई है जिस तरीके से संक्रमण लगातार फैल रहा है? देखिए, कई चीज़ें हैं जो कि एक तो यही है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करवाना, दूसरा जो है जो लोगों को अवेयर करना, ये सब चीज़ें तो हैं जो हमारे यहाँ लगातार जो ड्यूटीज़ हैं वो बढ़ गई हैं, तो ये सब कार्य किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक शर्मा के साथ विशाखा चौधरी, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। तसाल्ट उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी गंगा पंचोली के प्रचार को धार करने के लिए 2 LED रथ मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रथों में 22 और LED यहां पर लगाई गई थी और साथ ही साथ बाकी 3 तरफ पंचोली के प्रचार के होर्डिंग्स लगे हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत में सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि साल्ट उपचुनाव में जनता कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचोली को भारी मतों से जीत दिलाएगी। वैन्स है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी इन LED वैन्स के माध्यम से राज्य की जो वस्तु स्थिति है, 4 वर्ष में जो दुर्दशा बदहाली इस राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है,
जिसकी स्वीकारोक्ति मुख्यमंत्री बदल करके भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान ने की है। राज्य बेरोजगारी में पूरे देश में पहले पायदान पे आ गया है। विकास का पहिया पूरी तरह से जाम हो गया है। स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर हैं, इतनी जर्जर हैं कि एक अस्पताल की नर्स वो रक्त रिसाव की वजह से प्रसव के बाद अपनी जान उसकी चली जाती है। राज्य में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। किसानों ने राज्य में आत्महत्या करी है। राज्य के अंदर पूरा जंगल धधक रहा है और मुख्यमंत्री और जो वन मंत्री हैं वो बंसरी बजा रहे हैं और अब झाड़ी हाथ में पकड़ करके आग बुझाने का प्रपंच कर रहे हैं। राज्य में आपदा प्रबंधन पूरी तरह से ढेर हो चुका है। ऋणी में, जोशीमठ में जिस प्रकार से आपदा आई, धौली गंगा में और ऋषि गंगा में, और वहां पर आज की तारीख तक 2.5 महीना बीत जाने के बाद भी जो लोग फंसे हुए हैं उनकी डेड बॉडीज तक नहीं निकाल पाई आपदा प्रबंधन की टीम। तो इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती है। राज्य के तमाम विषय हैं जिनको एलईडी के माध्यम से सल्ट की जनता को बताया जाएगा। उस दूर दराज सल्ट के लोगों को बताया जाएगा कि राज्य किस लिए बना था और राज्य का क्या इन्होंने कर दिया है। 4 वर्ष में बदहाली इस राज्य की कर दी है। इन सारे सवालों को लेकर के सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम इसको रवाना। हिंदू जागरण मंच के जिला अभ्यास वर्ग कार्यक्रम में वक्ताओं ने संगठन को मजबूत करने, संगठन का विस्तार करने और भविष्य की कार्य योजना पर खुलकर चर्चा की। साथ ही संगठन के तमाम एजेंडों पर पूरी ईमानदारी से काम कर संगठन को नई दिशा देने के लिए भी कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए गए। हिंदू जागरण के जिलाध्यक्ष मनीष चौहान ने कहा कि आज देश से कई बड़ी समस्याएं मुंह फैलाए खड़ी हैं और मंच के हर सदस्य का दायित्व है कि वे समाज और राष्ट्र हित के कार्यों में अहम भूमिका निभाए। ये आज हमारा जिले का अभ्यास वर्ग था और अभ्यास वर्ग में जो है संगठन के विस्तार की योजना बनाई गई, आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई और संगठन को एक नई दिशा देने के लिए कार्य योजना का एक रूपरेखा तैयार हुई ताकि भविष्य में संगठन का विस्तार किया जा सके और जो खंड है, अपने नगर हैं, खंड है, वहाँ तक की लास्ट इकाई जो कि न्याय पंचायत है, न्याय पंचायत स्तर तक हम अपना काम खड़ा कर सके ताकि हिंदुत्व के कार्य को बढ़ाया जा सके और जो अपने समाज में कुरीतियाँ हैं, जो विधर्मी लोग हैं, उनकी जो विधर्मी गतिविधियाँ हैं उनको रोकने के लिए हम संगठन विस्तार की योजना पे काम कर रहे हैं। ये जो हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता पूरे जिले हरिद्वार के यहाँ पर एकत्र है, तो एक आध्यात्मिक क्षेत्र का व्यक्ति होने के नाते हिंदू समाज और हिंदू समाज में वर्तमान समय में आ रही चुनौतियाँ, समस्याएं, उनके लिए युवाओं की क्या सहभागिता हो सकती है, उनसे लड़ने के लिए युवाओं को किस प्रकार से तैयार होना चाहिए और किस प्रकार से युवा को इस प्रकार के संगठनों में अपनी भूमिका तय करनी चाहिए, इसको लेकर के हमने परस्पर कुछ बातचीत की है। काशीपुर में बीते दिनों बिजली विभाग के हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने के बाद जलकर खाक हुई किसानों की 1.5 एकड़ गेहूं की फसल के लिए बिजली विभाग को जिम्मेदार बताते हुए मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने बिजली विभाग के दफ्तर पर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन भी किया। की फसल जली थी, उसने जो एसडीओ को फ़ोन किया था, एसडीओ ने जो अभद्रता की थी उसके खिलाफ तो रिपोर्ट हो गई आईटीआई थाने में। उसी को लेके हम अपने मुआवजे के लिए आज एक्शन ऑफिस आए थे। एक्शन ऑफिस का घेराव किया हमने आज। एक्शन साहब हमारे बीच आके बैठे, उन्होंने खेद जताया कि एसडीओ का व्यवहार गलत था और जो मुआवजा सरकार की तरफ से तय होगा वो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपको 10 से 15 दिन में दिलवा दूंगा और इस बात से सहमत हो गया। किसान यहाँ से उठ गए। एक्चुअली में कल दूरभाष पर हमारे उपखंडाधिकारी जो ग्रामीण के हैं और एक किसान जी हैं, वो क्या नाम उनका, हरदीप सिंह, उनके साथ कोई फ़ोन पे वार्ता हुई आपस में। थोड़ा उसमें अब एसडीओ साहब के द्वारा बताया गया, उनके द्वारा अभद्रता की गई, उनके द्वारा बताया गया अभद्रता की गई, तो दोनों लोगों द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था। तो उसमें अभी इनके द्वारा आक्रोश जताया गया था, जो किसान यूनियन आई थी, तो उसमें बैठ के जो भी हुआ, मतलब ये हुआ कि वो हमें भी बात सुननी चाहिए, जो किसान नेता हैं वो भोगता है हमारे।
तो डोईवाला विधानसभा के सनगांव में ग्रामीणों ने उत्तराखंड क्रांति दल के साथ उप जिलाधिकारी कार्यालय डोईवाला पर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। सनगांव ग्राम सभा के पोखरीथाल, सिमियांद, रानीखेत, कुठार, धारकोट आदि गांव के ग्रामीण पिछले 1 महीने से पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं। दर्जनों ग्रामीण उप जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन देकर शामिल हुए और शीघ्र पानी की समस्या से निजात दिलाने की भी मांग की गई। जानवरों को पिलाने के लिए भी पानी नहीं है और इस समय आम जनता क्या पिएगी पानी। हमें कई बार ज्ञापन भी दिया, जल संस्थान बिल्कुल ध्यान भी नहीं दे रही है इस चीज़ में। हम आज ज्ञापन दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी समस्या है। पानी जब गांव वालों को पीने तक को नहीं हो रहा है, 3-4 किलोमीटर दूर जाके पानी ढो रहे हैं, अपने रोज के काम कर रहे हैं, पीने के लिए इतने दूर से पानी ला रहे हैं। अब इतना गंदा पानी, ये देखिए, उधर देखिए, ये पानी पीने को मिल रहा है। फिर भी तो बताइए क्या कर सकते हैं गांव वाले। 1 महीने से बूंद बूंद पानी को धारकोट गांव के लोग तरस रहे हैं। इसका सीधा सा कारण यह है कि जब स्रोत पे पानी है और गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है, तो बट नेचुरल है कि ये जो पानी है आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके का पानी वहाँ हो रहा है। इसका सीधा सा कारण यह है कि जो पूरी पाइपलाइन है वो पूरी तरीके से जर्जर है। जुगाड़बाजी से जल संस्थान, मतलब एक टोटी और इस तरीके के प्लास्टिक के पाइपों के जुगाड़ से, और जो साइकिल के टायर हैं वो ट्यूब होती है, उनके जुगाड़ से जो है पाइपलाइनों की मरम्मत कर। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ।